तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईटीआई जॉब एंड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इसरो एलपीएससी का 2020 वाला जो टेक्नीशियन बी का फिटर ट्रेड का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रेमल। ट्रेमल का यूज़ क्या होता है? हमें पता है ट्रेमल का यूज़ हम लार्ज सर्कल ड्रॉ करने में यूज़ करते हैं। तो लेइंग आउट लार्ज सर्कल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हेड ऑफ ए चीजल इज नॉट हार्डन, द रीजन इज, मतलब चीजल का हेड को हार्डन नहीं किया जाता, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके इसलिए नहीं किया जाता ताकि जब उसके ऊपर हैमर ब्लो हो तो वो डैमेज ना हो। अगर हार्डन होगा तो मतलब टूट सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवॉइड डैमेज ऑफ द हेड ड्यूरिंग हैमर ब्लो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टील रूल। स्टील रूल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टिल क्या है? डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मैटिंग टेपर्स। इनमें से कौन सा जो फाइनल फिट है मैटिंग टेपर्स का उसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन, लेआउट डाई, पेनेट्रेटिंग डाई, प्रूशियन ब्लू और लैपिंग कंपाउंड। तो इसको इसका शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, मतलब इसका आंसर तो होना चाहिए फीलर गेज। पर इसरो के अगर आंसर की देखेंगे तो उन्होंने डी को माना है, लैपिंग कंपाउंड। ठीक है, तो हम डी को टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए, टू ड्रॉ ए लाइन एट अ सेट डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क, मतलब किसी एज किसी की वर्क पीस के एज से एक सेट डिस्टेंस में लाइन ड्रॉ करना हो, खींचना हो, तो उसके लिए जेनी कैलिपर यूज़ किया जाता है। और इसके लिए यूज़ किया जाता है जेनी कैलिपर का, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल इज यूज टू मार्क सेंटर ऑफ ए होल व्हेन ड्रिलिंग, मतलब कौन सा हैंड टूल का यूज़ किया जाता है जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसके सेंटर मार्क करने के लिए? तो हमें पता है इसके लिए हम सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। अगर आप निमी को देखेंगे तो उसमें सेंटर पंच दिया हुआ है, लेकिन इसरो ने या सेंटर पंच भी माना है, डॉट पंच भी माना है, मतलब इसरो ने ऑप्शन ए और बी दोनों को माना है, सेंटर पंच भी डॉट पंच भी, तो ऑप्शन डी। लेकिन निमी में देखेंगे तो उसमें सेंटर पंच को ही बोला गया है। डॉट पंच विटनेस मार्क करने के लिए डॉट पंच का यूज़ किया जाता है। तो हम इसरो का आंसर की के जो माना है उसी को ही टिक कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ एन एंगल प्लेट। एंगल प्लेट का काम क्या है? वर्क होल्डिंग, टूल होल्डिंग, बोथ एंड बी, मार्किंग लाइंस पैरेलल टू द एज ऑफ द जॉब। तो पर एंगल प्लेट का काम क्या है? जॉब को होल्ड करना, मतलब वर्क को होल्ड करना, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर ब्लो। इनमें से कौन सा हैमर का सॉफ्टवेयर ब्लो के लिए यूज किया जाता है? स्लेज हैमर, क्लैव हैमर, रबर हैमर, बॉल पिन हैमर। तो सॉफ्टवेयर ब्लो मतलब सॉफ्ट ब्लो के लिए कौन सा हैमर का यूज किया जाता है? रबर हैमर का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्फीयर दैट, मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला और 9 सेंटीमीटर हाइट वाला एक सिलेंडर को मेल्ट करके कुछ गोला बनाया गया है जिसका रेडियस है 3। तो कितना गोला बने? तो हमें पता है दोनों का वॉल्यूम अगर हम सेव करेंगे तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको आर वन मान लेते हैं। और गोला का हम मान लेते हैं कि एन गोला बने, और जो गोला का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई, गोला का रेडियस को हम R2 मान लेते हैं, अप क्यूब। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, R1 का वैल्यू क्या है, 4, 4 × 4 16 हो जाएगा, 4² 16 हो जाएगा। H का वैल्यू क्या है, 9 है, बराबर N इंटू 4/3 इंटू R2 का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अगर 9 से 27 को कटेंगे 3 बार चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 16 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा। तो इनका वैल्यू क्या आ गया, इनका वैल्यू आ गया 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कटिंग एक्शन ऑफ ए फाइल डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन। जो फाइल का कटिंग एक्शन है इनमें से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? कटिंग काइंड ऑफ कट
एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन फाइल, साइज एंड शेप ऑफ फाइल, थिकनेस ऑफ फाइल। तो थिकनेस ऑफ फाइल पे कटिंग एक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए नाइफेस फाइल। नाइफेस फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? अगर नाइफेस फाइल का क्रॉस सेक्शन देंगे तो होता है ट्राइंगुलर, ट्राइंगल जैसा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नेम द हैंड टूल यूज टू रिमूव द हाईएस्ट स्पॉट ऑफ ए जॉब आफ्टर मशीनिंग। मतलब मशीनिंग करने के बाद जो हाईएस्ट स्पॉट रह जाता है उसको ठीक करने के लिए कौन सा टूल का यूज किया जाता है? उसके लिए हम स्क्रैपर का यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीथ्स ऑफ हैक्सो टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑल्टरनेटली इज कॉल्ड। मतलब एक हैक्सो का जो टीथ होता है उसको ऐसे, हम पता है ऐसे हैक्सो का अगर टीथ है इसको लेफ्ट एंड राइट ऐसे सेटिंग किया जाता है, और एक सेटिंग होता है इसको कहते हैं स्टैगर सेटिंग, और एक होता है वेब सेट, ऐसे वेब में सेट किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेटिंग, मतलब टीथ का जो सेटिंग होता है उसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टीथ सेटिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए बेंच प्रेस। इनमें से बेंच प्रेस के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? बॉडी ऑफ बेंच प्रेस इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड जॉज आर मेड ऑफ टूल स्टील। तो ये तो सही है। अगला क्वेश्चन है यूज्ड फॉर ग्रिपिंग मतलब अगला ऑप्शन है यूज्ड फॉर ग्रिपिंग ए जॉब ड्यूरिंग मशीनिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन। हाँ, ये भी सही है। जॉस प्लेट हैव नर्लिंग ऑन देम फॉर ग्रिपिंग जॉब फर्मली, ये भी सही है। वाइस इज फिटेड ऑन ए वर्क बेंच बाय सिंगल नट, नहीं, सिंगल नट बोल्ट अरेंजमेंट से वाइस को फिट नहीं किया, वाइस में जॉब को फिट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ए wedge like tool used for removing the taper shank tools from the nose of a drilling machine spindle is called। मतलब ड्रिलिंग मशीन में जो स्पिंडल है उसमें से ड्रिल को निकालने के एक टूल का यूज़ किया जाता है, टेपर शैंक, मतलब एक वेज जैसा, दिखने में वेज जैसा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फॉर टैपिंग ए होल द साइज ऑफ द होल शैल बी। मतलब एक टैपिंग, अगर आप हमें एक टैप चलाना लें तो सबसे पहले उसमें ड्रिल होल करना पड़ेगा। तो ड्रिल होल का जो साइज वो क्या होना चाहिए? तो उसका साइज होना चाहिए टैप का जो माइनर डायमीटर है उसके समान होना चाहिए। माइनर डायमीटर के समान होगा तो टैप चलाएंगे तो फुल डेप्थ, मतलब जो टैप का डेप्थ है वो पूरा डेप्थ तक थ्रेड काट पाएंगे हम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमर। रिमर का पर्पस क्या होता है? टू एनलार्ज द साइज ऑफ ए प्रीवियसली फॉर्म्ड होल बाय ए स्मॉल अमाउंट विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब पहले जो होल किया गया है उसको हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ उसको उसके जो साइज को थोड़ा बढ़ाना है। तो रिमर का काम यही होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का क्या यूज है? तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से हम क्या क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली मेजर द एंगल ऑफ टेपर, approximately measure the angle of taper, accurately measure the surface irregularities, none of the above। तो वर्नियर पेपर प्रोट्रैक्टर से हम accurately measure the angle of taper का जो एंगल है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ए माइक्रोमीटर हैज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 0.01। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन माइक्रोमीटर मेजर्स 10.41 मिलीमीटर। हमें पता है जब पॉजिटिव एरर होता है तो उसको हम रीडिंग से, अगर पॉजिटिव एरर है तो जो रीडिंग दिखाता है उससे घटाना पड़ता है, अगर नेगेटिव एरर है तो जो रीडिंग है उसके साथ ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर है, मतलब 10.41 से अगर 0.01 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 10.40 आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द रिपीटेबिलिटी ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी इज नोन एज। तो एक मेजर्ड वैल्यू का जो रिपीटेबिलिटी मतलब बार बार नापने से भी उसको वही आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? रिपीटेबिलिटी हो रहा है तो उसको कहते हैं प्रिसीशन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पर्पस ऑफ ए रैचेट स्टॉप इन ए माइक्रोमीटर इज टू। द रैचेट स्टॉप का जो पर्पस वो क्या होता है? हमें पता है उसको यूज़ क्या होता है ताकि प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। तो हमें पता है वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट नापने के लिए वन मेन स्केल डिवीजन से वन वर्नियर स्केल डिवीजन को हम घटाते हैं, तो लीस्ट काउंट बराबर हो जाएगा वन वैल्यू ऑफ वन MSD माइनस वैल्यू ऑफ वन BSD, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है टू व्हाट एक्यूरेसी कैन मेजरमेंट बी मेड विद वर्नियर कैलिपर। मतलब वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मतलब उसका लिस्ट काउंट क्या है? तो उसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन विच इज नॉट ट्रू फॉर ए वायर गेज। वायर गेज ने कौन सा ट्रू नहीं है? यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ वायर, ये तो सही है। यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वायर, नहीं, ये वायर गेज से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर नहीं किया जाता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्लिप गेज। स्लिप गेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है?
स्लिप गेज एक मेटल ब्लॉक्स व्हिच आर ग्राउंडेड एंड लैप्ड टू ए स्पेसिफिक थिकनेस, हाँ ये तो सही है। यूज टू मेजर सरफेस फिनिश, used to measure fine air gaps between two surfaces. Slip gauge always gives error in desired length when stacked together. तो कौन सा ट्रू है? तो स्लिप गेज हमें पता है कुछ मेटेलिक ब्लॉक्स से जो स्पेसिफिक थिकनेस में उसको बनाया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर विच स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज नोन एज, मतलब शीट मेटल का जो थिकनेस जिससे जिस नंबर से बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वायर साइज। हमें पता है शीट मेटल का थिकनेस हम जिस गेज से नापते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। तो वायर गेज का जो नंबर होता है उस नंबर से शीट मेटल का थिकनेस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायर साइज। अगला क्वेश्चन है which among the following joints in which end of sheet is placed over the end of another sheet and joined together, मतलब एक शीट के ऊपर और एक शीट दूसरा एक शीट को और एक शीट को अगर रखा जाता है मतलब ऐसे, जिसको कौन सा जॉइंट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैप जॉइंट। और दोनों शीट को पास में रख के जॉइंट किया जाता है, मतलब थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ना के बराबर, तो उसको कहते हैं बट जॉइंट। तो इसको तो कहते हैं लैप जॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ गिविंग डिजायर्ड शेप टू ए मेटेलिक पीस बाय हीटिंग एंड हैमरिंग इन द सेम इज कॉल्ड, मतलब एक मेटेलिक बॉड पीस को पहले हीटिंग किया जाता है फिर हैमरिंग करके उसका एक शेप दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोर्जिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ड्रिलिंग मशीन, इनमें से कौन सा ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन में परफॉर्म नहीं कर सकते? ड्रिलिंग मशीन हम टैपिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग तो कर ही सकते, रीमिंग भी कर सकते हैं पर लैपिंग नहीं कर सकते, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज टू होल्ड द टूल इन ए ड्रिलिंग मशीन, इनमें से कौन सा मेथड से ड्रिलिंग मशीन में टूल को होल्ड किया नहीं जाता? स्लिप से कर सकते हैं, जब ड्रिल का जो शैंक है वो ड्रिल बिट शैंक से बड़ा होता है तो तब हम स्लिप का यूज़ करते हैं। चक में तो हम होल्ड कर ही सकते हैं। सॉकेट का भी यूज़ करते हैं जब ड्रिल बिट का जो साइज़ है वो ड्रिल मशीनिंग शैंक से छोटा होता है, ठीक मतलब बड़ा होता है, सॉरी, तो उस टाइम हम सॉकेट का यूज़ करते हैं। ड्रिल जिग से हम ड्रिल को होल्ड नहीं कर सकते, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल है, 2 × tan45 का डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है हाफ, ठीक है। तो प्लस सबसे माइनस सब कट गया, 2 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डी इज द डायमीटर ऑफ ड्रिल इन मिलीमीटर, v इज द कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, देन मेन एक्सिस स्पिंडल n इन आरपीएम इज कैलकुलेटेड बाय, तो हमें पता है आरपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर होता है 1000 इंटू v बाई पाई इंटू डी, तो क्या है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टीपल कटिंग टूल, मिलिंग कटर एक मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है, ग्राइंडिंग व्हील भी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, बोथ ए एंड बी, और टर्निंग टूल एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड, मतलब कटिंग स्पीड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें डिसाइड करना है इनमें से कौन सा सही है? तो हाई कार्बन स्टील, साइड स्पीड स्टील, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले जो रहेगा उसका कटिंग सबसे कम होगा, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो उसका कटिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील का ज़्यादा होता है, हाई स्पीड स्टील से टंगस्टन कार्बाइड का ज़्यादा होता है, इससे भी डायमंड का ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए सही है, सही अरेंजमेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर्स यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर का कलर क्या होता है गैस वेल्डिंग में? तो ऑक्सीजन का कलर होता है ब्लैक और एसिटिलीन का कलर होता है मरून, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोल्टन फ्लक्स व्हिच सॉलिडिफाइज ओवर द वेल्ड मेटल इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड, तो जो मोल्टन फ्लक्स है जो मैनुअल आर्क वेल्डिंग में उसको क्या कहते हैं? मोल्टन फ्लक्स को उसको कहते हैं स्लैग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रिकंडीशनिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज, तो ग्राइंडिंग व्हील की जो रिकंडीशनिंग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रेसिंग, ऑप्शन ए। ट्रूइंग क्या होता है? ट्रूइंग क्या होता है? ट्रूइंग होता है मतलब जब एक ग्राइंडिंग व्हील सेंटर में नहीं, सेंटर मतलब कॉन्सेंट्रिक नहीं रहता तब जिस ऑपरेशन किया जाता है उसको कहते हैं ट्रूइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेसिंग।
अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए फिनिशिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस का एग्जांपल नहीं है? तो ग्राइंडिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है, लैपिंग भी, होनिंग भी, ब्रोचिंग कोई फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेल्ड स्पैटर्स रिफर्स टू, वेल्ड स्पैटर क्या है? हमें पता है वेल्ड का अलग अलग डिफेक्ट होता है, जैसे वेल्ड स्पैटर, पोरोसिटी, ब्लाइंड होल, तो ब्लाइंड होल नहीं, ब्लाइंड होल तो दूसरा चीज़ है, तो पोरोसिटी, स्पैटर, स्लैक, इसको कहते हैं वेल डिफेक्ट, तो स्पैटर का है वेल डिफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैपिंग प्रोसेस, लैपिंग प्रोसेस के लिए कौन सा ट्रू है? तो लैप इज ए सॉफ्ट मटेरियल एंड चार्ज्ड विद एब्रेसिव, हाँ लैप ऐसे ही है, लैपिंग जो प्लेट है वो सॉफ्ट मटेरियल का होता है और उसको एब्रेसिव से चार्ज किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन एन इंटरचेंजेबल असेंबली ए शाफ्ट साइज इज 40, इसका अपर डिवीजन लोअर डिवीजन ए रहा, और होल साइज भी 40, इसका अपर डिवीजन लोअर डिवीजन ए रहा। तो मिनिमम इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस जब बोला गया है तो हमें शाफ्ट का साइज सबसे छोटा लेना होगा मिनिमम इंटरफेरेंस, और होल का साइज सबसे बड़ा बड़ा लेना होगा। तो शाफ्ट का साइज सबसे छोटा कब होगा? जब 40 अ, अ, इसके साथ ये छोटा वाला वैल्यू को जोड़ेंगे, तो इसको क्या आएगा 40 के साथ अगर 0.040 को ऐड करेंगे तो 40.040 आएगा, और होल का साइज सबसे बड़ा बड़ा कब आएगा? अगर 40 के साथ 0.30 को ऐड करेंगे, तो 40 के साथ इसको ऐड करेंगे तो होल का साइज क्या आएगा 40.030। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा, मिनिमम इंटरफेरेंस 0.010। ये आ गया मिलीमीटर में, ठीक है। हमें निकलना किस में है? माइक्रोमीटर्स में। हमें पता है एक मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर, तो इसको अगर 1000 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड, एक कंपोनेंट का जो मेजर्ड साइज है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेसिक साइज। अगला क्वेश्चन है पर्पस ऑफ टॉलरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग इज, तो टॉलरेंस का पर्पस क्या होता है? टॉलरेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम हर एक जॉब को एक साइज में नहीं बना सकते, अगर बना भी सकते तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब मास प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बिकॉज पार्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड टू एग्जैक्ट साइज और जियोमेट्री, तो इसलिए टॉलरेंस दिया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायलैटरल टॉलरेंस, इनमें से कौन सा बायलैटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है? तो बायलैटरल टॉलरेंस में प्लस में भी दिया जाता है, माइनस में भी टॉलरेंस दिया जाता है, तो इसमें तो ऑप्शन ए में है प्लस में भी माइनस में भी, ऑप्शन बी में सिर्फ प्लस में है, ऑप्शन सी में प्लस में भी माइनस में, लेकिन अब यह देखिए इसमें जीरो दिया गया है, मतलब कोई टॉलरेंस अपर डिविएशन कुछ दिया ही नहीं गया, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, तो इसको हम नहीं मान सकते बायलैटरल टॉलरेंस, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन अ डायमेंशन ऑफ ए पार्ट इज कॉल्ड, तो हायर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टॉलरेंस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? हम पता ये तो एक फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सोकिंग ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट इज, सोकिंग प्रोसेस क्या होता है? हम पता है सोकिंग प्रोसेस क्या होता है, एक जॉब को मतलब एक सेम टेम्परेचर को एक मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कुछ देर तक रखा जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सोकिंग। तो क्या हो गया ऑप्शन ए टू कीप द स्टील एट सेम टेम्परेचर फॉर ए सर्टेन पीरियड, इसको तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द एलोइंग एलिमेंट इन ब्रोंज इज कॉपर which इज द अदर मेन एलोइंग एलिमेंट, तो ब्रोंज किससे बनाते हैं? कॉपर और टीन से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टेनलेस स्टील अलॉय, इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील के लिए ट्रू नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम रहता है, इट्स हैविंग एंटी कॉरोजन प्रॉपर्टी, हाँ ये भी होता है, इट्स वेरी ब्रिटल, नहीं स्टेनलेस स्टील ब्रिटल नहीं होता, काफ़ी टफ होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एब्रेशन इज कॉल्ड, तो मटेरियल का जो एबिलिटी होता है जिसमें एब्रेशन मतलब उसको आसानी से काटा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं हार्डनेस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मेन एलोइंग एलिमेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का मेन एलिमेंट क्या होता है? क्रोमियम और निकल 18 और 4% रहता है। अगला क्वेश्चन है which वन इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी, इनसे कौन किसका डेंसिटी हाईएस्ट है? तो हमें पता है गोल्ड का डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होता है इनमें से जितना दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ ए क्यूब हैविंग सरफेस एरिया 54 मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी 2 kg पर मीटर क्यूब, हमें पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम,
और तो मास मास निकालना है, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पर हमें इसका वॉल्यूम नहीं पता, पर हमें सरफेस एरिया पता है। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर उसका एक भुजा हम ए मान लेते, तो सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6a² का वैल्यू क्या दिया गया, 54 दिया गया है। तो a² का वैल्यू हो जाएगा 9, इसको काट जाएगा 9। ये क्या वैल्यू क्या आएगा, ये क्या वैल्यू आ गया 3। इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 27। तो मास क्या होगा, मास हमने निकाल लिया, डेंसिटी टू वॉल्यूम, डेंसिटी है 2, वॉल्यूम क्या है 27, तो मास हो जाएगा 54 kg। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, तो होता है 2 से 4% तक कास्ट आयरन में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कास्ट आयरन। इनमें से कौन सा कास्ट आयरन के लिए सही है। हैविंग गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, नहीं, ये तो सही नहीं है। वाइडली यूज्ड कटिंग टूल, नहीं, कास्ट आयरन के कटिंग टूल नहीं बनाया जाता। वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेथ बेड्स, हाँ ऐसे ही है, लेथ बेड्स में कटिंग कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड। मतलब एक बॉडी में जितना क्वांटिटी, कितना मैटर रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मास। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनर्शिया इज डिफाइंड बाई। इनमें से किस लॉ में इनर्शिया डिफाइन किया जाता है। तो हमें पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ में हमें इनर्शिया का डेफिनेशन मिलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। मतलब एक यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए जितना फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टिफनेस। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू व्हिच पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए मेटलिक मटेरियल अंडर लोडिंग। मतलब लोडिंग में हुक्स के लॉ किस पॉइंट तक एप्लीकेबल है, तो जिस पॉइंट तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स 300 न्यूटन एंड ए बॉडी हैज मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए इन द फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव किया, तो वर्क डन विल बी, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स वर्क डन, एक सेकेंड, वर्क डन W इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा कब होता है, जब अगर डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे बोला गया है कि फोर्स के डायरेक्शन में ही वो वस्तु गया है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो फोर्स क्या है 300 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर, तो आंसर क्या जाएगा 3000 जूल आ जाएगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो 3000 जूल। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पियर्सिंग ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन इनटू इट्स टारगेट्स ड्यू टू। मतलब एक बुलेट, गन से जब बुलेट निकलता है तो उसको, उसमें जो लॉ कम करता है उसको क्या कहते हैं, उसको उसमें कौन सा एनर्जी कम करता है, उसमें कम करता है काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। तो काम करने की क्षमता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनर्जी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर हाइट 10 सेंटीमीटर इज। क्या बताए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, पाई को हम 22/7 मान लेते हैं, पाई R², 3 का स्क्वायर मतलब 9, H मतलब 10, तो 3 सत्ते 21। अगर हम इसको भी 21 मान लेते हैं तो मतलब इसको अगर काटेंगे तो एक से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 1 पॉइंट, तो ए हो गया 90। तो 90 से अगर 1 पॉइंट कुछ को गुना करेंगे तो 90 से थोड़ा ज़्यादा आएगा आंसर। तो 90 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए 94.2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, नहीं ये सही नहीं है। फिक्शनल फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, नहीं ये भी सही नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एक्टिव फोर्स, नहीं ये भी सही नहीं, एक्टिव फोर्स तो है ही नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड शेप ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस, हाँ ए सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एफोर्ट आर्म टू लोड आर्म, मतलब एफोर्ट अपॉन लोड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लीवरेज, लीवरेज। और लोड अपॉन एफोर्ट इसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो इसमें एफोर्ट अपॉन लोड बोला गया, तो एफोर्ट अपॉन लोड क्या होगा, लीवरेज होगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफोर्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। इनमें से किससे फ्लूइड प्रेशर को मेजर किया जाता है, फ्लूइड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड इन बॉल बेयरिंग इज।
बॉल में कौन सा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लोकेटेड एट, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टेक्स जहाँ मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो बोला गया वर्टेक्स से, मतलब ए, अगर हमें पता है इसका इसका रेशियो क्या होता है, अगर पूरा 3 है तो ये होता है 2:1, ठीक है। तो बोला गया वर्टेक्स से, मतलब ऊपर से कहा है 2/3 हाइट में, ऊपर से, अगर ऊपर से देखेंगे, नीचे से तो 1/3 हाइट में, तो ऊपर से 2/3 हाइट में, तो वर्टेक्स से 2/3 हाइट कहा है, सॉरी 1/3 हाइट फ्रॉम द वर्टेक्स नहीं, 2/3 हाइट फ्रॉम द बेस, 1/3 हाइट, सॉरी उसका ऑप्शन डी होगा, 1/3 हाइट फ्रॉम द बेस, मतलब बेस से 1/3 हाइट पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 125 मीटर इन 5 सेकेंड्स इस एक्सेलेरेशन। तो हमें बताए इसमें क्या क्या दिया गया, एस का वैल्यू दिया गया 125 और टी का वैल्यू है 5। हमें बताए एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है 125, यू का कुछ वैल्यू नहीं है तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया हाफ, ए का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 25 से 125 काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा 10, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इफ 5y माइनस 14 इक्वल टू 18 प्लस 3y देन y इज, तो 5y माइनस 14 इक्वल्स टू 18 प्लस 3y, तो y को एक तरफ ले आते, तो 5y से 3y जाएगा तो 2y, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 और 14 क्या है 32, इसको काटेंगे y का वैल्यू आ जाएगा 16, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर देन इट्स वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब बाई 3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया गया है 5, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5, इसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो -4 हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये -4 उधर जगह जुड़ेगा तो -4 प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी का वैल्यू आएगा 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीसेस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए मेटल शीट साइज 100 into 120 सेंटीमीटर निगलेक्टिंग द कटिंग अलाउंस। तो हम कितने साइज ऐसे ऐसे काट सकते हैं, तो अगर जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो ऐसे हम 120 पीस को काट सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू फिल वाटर टैंक साइज 4 into 3 into 8 मीटर विथ ए पंप हुज कैपेसिटी इज 240 लीटर पर मिनट। मतलब एक वाटर टैंक है जिसका साइज ये रहा, तो हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा 4 into 3 into 8, तो ये हो जाएगा 96 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो 96 मीटर क्यूब में कितना होगा 96,000 लीटर, मतलब टैंक का कैपेसिटी हमें मिल गया 96,000 लीटर। तो एक पंप है जो हर मिनट में 240 लीटर पानी भरता है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 240 इसको भाग कर लेते हैं, 0 से 0 कटा, 24 से 19 4 बार चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 400, ऑप्शन ए। तो ये रहा इसरो एलपीएससी का 2020 वाला जो फिटेटेड का क्वेश्चन है उसको हमने कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए चैनल से जुड़ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू सभी को।